नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। सवाई माधोपुर से यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान की जनता की आकांक्षा पूरे करने का संकल्प लेकर परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि किंडा ने गहलोत सरकार को गृह लूट सरकार बताया है। मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना यही यहां का काम है। और इसीलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा जो लगभग 1.5 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगी, वो सरकार के दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को जन जन तक उसकी बातें पहुंचाएगी और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आगे चलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। उसी तरीके से युवाओं के भविष्य का अभी अभी चर्चा हो रही थी, रीट की चर्चा हो रही थी। क्या करेगा युवा? परीक्षा पीछे देता है, भ्रष्टाचार पहले हो जाता है। परीक्षा पीछे देता है, बैकडोर एंट्री की तैयारी पहले हो जाती है। यह राजस्थान बन गया है। यूपी में 5 सितंबर को हॉट सीट घोसी पर होने वाले उपचुनाव ने यूपी के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मामला इतना गर्म हो चला है कि एनडीए और इंडिया दोनों ही महागठबंधन के लिए ये सीट अब साख का सवाल बन चुकी है। और यही वजह है कि एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव घोसी में जनसभा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद मैदान में उतर चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। तो आखिरकार घोसी के घमासान में सीएम योगी मैदान में। जी, उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को होने वाला घोसी उपचुनाव के लिए योगी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कहने को तो ये उपचुनाव है, मगर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। तभी तो सीएम योगी ने खुद ही ताल ठोकते हुए हुंकार भर दी है। वैसे तो सीएम योगी से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी के लिए पसीना बहाते देखे जा चुके हैं। वही अखिलेश यादव जो अधिकांश उपचुनाव में कसरत करते नहीं दिखाई देते। यानी दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए अपने घोसी के चेहरे सुधाकर सिंह के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं योगी ने रण में ताल ठोकते हुए ये जता दिया कि वो भी इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेद
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। चुनावी माहौल में आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जहां लंबे समय से बीजेपी के हक में हवा बदलने के लिए घोसी में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के सलामी बल्लेबाज के रूप में घोसी में जनसभाएं कर चुके हैं। घोसी सीट पर साख बचाने की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 सितंबर को वोटिंग से ठीक पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब घोसी में दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा करेंगे और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। घोसी हॉट सीट बन गई है। ये चुनाव नाक और मूंछ की लड़ाई बन गई है। कोई भी किसी से कम नहीं है। अब ये लड़ाई कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, मगर इतना जरूर है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, इस चुनावी नतीजे की गूंज पूरे यूपी में गूंजेगी। ऐसे में सपा हो या फिर बीजेपी, दोनों ही इस दंगल में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश घोसी विधानसभा उपचुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगा। घोसी की जनता से उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जाल में ना फंसने की अपील की है। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को छलावा करार दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि परिवार को बचाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। ऐसे गठबंधन से देश और राज्य को कोई फायदा नहीं होगा। देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनावी मैदान में एंट्री मार ली है और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। देखिए खास रिपोर्ट।
डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के रण का शंखनाद हो चुका है। इस रण में अभी तक 2 सेनाएं नजर आ रही थी, जिनकी सीधी टक्कर होने वाली थी। पहली थी बीजेपी, दूसरी थी कांग्रेस। लेकिन अब इस चुनावी रण में एक और सेना ने एंट्री मारी है, जिस कारण इस लड़ाई में कौन कामयाब होगा और किसका खेल बिगड़ेगा, ये कह पाना अब मुश्किल है। दरअसल डुमरी उपचुनाव के रण में एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी तक आमने सामने थे, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ओवैसी पार्टी ने अब्दुल मुबीन रिजवी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है और खुद उसके लिए चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ दुकानदार और एक तरफ चौकीदार है। इस दुकानदार ने 50 सालों से हमें लूटा है, तो वहीं एक तरफ चौकीदार हमारी शिनाख्त को खत्म करना चाहता है। इसलिए आज देश में न दुकानदार की जरूरत है, न चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में, मेरी तो सत्ता में तो नहीं हूँ। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा, ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है, जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना। तो डुमरी के चुनावी रण में उतरे ओवैसी पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी की टीम बी करार दे दिया है और ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। पूरे देश का लोग ये समझ गया है कि भाजपा का ये बी टीम है और ए टीम बी टीम दोनों मिलके भी खेलेगा तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण मजबूती के साथ, ऐतिहासिक मत के साथ हम लोग यहाँ ये चुनाव जीतेंगे। वहीं इस मामले में ओवैसी को बीजेपी की टीम बी कहने पर बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन जी से है। झारखंड के जनता और वर्तमान में डुमरी की जनता हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतारने के लिए ललायित है। आज आम चुनाव अगर झारखंड में हो जाए तो आज रात के 12 बजे अगर अधिसूचना जारी हो जाए, जनता इतना व्याकुल है कि 12 बजे रात को लाइन लग करके हेमंत सोरेन जी को हाथ पकड़ करके गद्दी से उतार देगी। इतना जनता में आक्रोश है, गुस्सा है। उसी का परिणाम है, आप देखिए रामगढ़ उपचुनाव, उसी का रिजल्ट निकलेगा आपको डुमरी में। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी ओवैसी को लेकर आमने सामने आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि ओवैसी की एंट्री से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। बहरहाल किसका खेल बिगड़ेगा, कौन डुमरी का रण जीतेगा और किसके सिर डुमरी उपचुनाव का ताज सजेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बोकारो से नरेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में सितंबर का महीना सियासत का रुख तय करने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आने वाले 8 सितंबर को डुमरी में जनता झारखंड सरकार का रिपोर्ट कार्ड देने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार ईडी ने समन भेजा है, वो भी नतीजों के ठीक एक दिन बाद यानी 9 सितंबर को। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत की इबादत लिखने जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तरफ डुमरी उपचुनाव का नतीजा है जो कि 8 सितंबर को आने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईडी ने हेमंत सोरेन को तीसरी बार सम्मन भेजकर पेश होने को कहा है, और वो भी 9 सितंबर को। यानी एक तरफ डुमरी का नतीजा होगा और दूसरी तरफ ईडी की चौखट पर हेमंत सोरेन होंगे। वैसे तो सीएम हेमंत सोरेन इससे पहले ईडी के दोनों सम्मन ठोकर मार चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि अब क्या करेंगे हेमंत सोरेन।
मगर दिलचस्प बात यह है कि डुमरी में भी चुनावी रण में बीजेपी आजसू पूरी तरह से दम लगा रही है, जिससे सरकार की सांसें फूली हुई दिख रही हैं। ऐसे में एक तरफ सियासी लड़ाई और दूसरी तरफ ईडी के संबंध पर साख की लड़ाई, ये दोनों लड़ाई हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। ऐसे में बीजेपी हुंकार भर रही है कि डुमरी की जनता बदलाव का संकेत देगी, ये तय है। सरकार के कामकाज ने भ्रष्टाचार को अपना अनुशासन बनाया, तो इस तरह की स्थिति राज्य को नुकसान पहुंचाने और राज्य की इमेज को खराब करने का काम किया है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मैं भी इस चुनाव के दरमियान बाई इलेक्शन में आज मैं कुछ क्षेत्रों में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और पूरा विश्वास है कि न केवल उपचुनाव बल्कि आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से राज्य के दशा और दिशा को नेतृत्व करने के लिए राज्य की जनता स्वयं आगे आएगी। डुमरी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी जेएमएम को पूरा सहयोग दे रही है। बकायदा पार्टी के विधायक से लेकर तमाम नेता इंडिया गठबंधन की दुहाई देते हुए कस्में वादे याद दिला रहे हैं और डुमरी में जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक वोटों की खातिर जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी भी जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के लिए वोटों की गुजारिश कर रहे हैं। दावा ये कि सभी अल्पसंख्यक समाज एक मुश्त वोट देकर जेएमएम और कांग्रेस की जीत की इबारत लिखने जा रहा है, यानी जातियों का समीकरण। उस एहसान को हम नहीं बुला सकते हैं, इसलिए हम आप सबसे विनती करने के लिए आए हैं कि आप लोग एक होकर, जब इरफान अंसारी आ गया, जब अकेला यादव जी आ गए, और भी लोग कई आए होंगे या आएंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन देखिए एक वीडियो, एक विधवा है, सोचिए भाजपा वाले, आंसू वाले, जो भी लोग दल खड़े हो रहे हैं, बेशर्म लोग हैं, इनको तो खड़ा होना ही नहीं चाहिए, निर्विरोध दे देना चाहिए था, मिसाल पेश करना चाहिए था। एम और वाई, माई, माँ से बढ़कर कुछ नहीं। हम लोग बहनों को भी सम्मान देते हैं, माँ को भी सम्मान देते हैं। तो भाजपा वाला क्या देगा? आपने देखा होगा अभी मणिपुर में क्या घटना घटी, क्या बर्दाश्त करने के लायक है? क्या नहीं। कि भाजपा के लोग, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या किया, मालूम है ना आप लोग को? एक आदिवासी के सर में खुलेआम पेशाब करने का काम किया ये लोग। ये भाजपा लोग हैं, ये निकम्मे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, याद रखिएगा। साफ है, एक तरफ डुमरी का उपचुनाव है, दूसरी तरफ ईडी का सम्मन। झारखंड की सियासत 8 सितंबर के बाद करवट लेगी, ये तय है। ऐसे में सवाल ये कि क्या आने वाला सितंबर ये तय कर देगा कि झारखंड का कौन है सिकंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चला रही है। बता दें कि आए दिन पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी के चलते अंबाला एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने अंबाला छावनी में गैस एजेंसी के नजदीक एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 22.10 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। रायबरेली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर बाहर की महंगी दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसकी शिकायत सीएमएस ने प्रशासन से की है, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने जन औषधि केंद्र पर छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में बाहर की दवाइयां बरामद की गई। वहीं बिना परमिशन, बिना फार्मासिस्ट के जन औषधि केंद्र का संचालन किया जा रहा था, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए दवाइयों के सैंपल लिए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिला अस्पताल परिसर में स्थित है।
मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचे। उसके बाद वहां से मिट्टी लेकर इस अभियान की शुरुआत की तो वहीं एक पार्क में पहुंचकर पौधारोपण किया। उसके बाद वहीं से एक निजी कॉलेज में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान बीजेपी के काल में ही 98% इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल भारत के भीतर ही निर्मित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टियों के गठबंधन को लेकर उन पर कटाक्ष भी किया। शामली शहर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान महिला की मौत के मामले में सदर विधायक घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की फैक्ट्री का संचालन गैर कानूनी है। प्रशासन को इसे बंद करना चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। तो आपको बता दें, शामली में पीड़ित परिजनों को मदद का आश्वासन दिया गया है। जन नेता ने कहा है कि पटाखा फैक्ट्री इस तरह के रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। अगली खबर डुमरी से है, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर 4 वर्षों में डुमरी का विकास नहीं करने सहित कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि आज डुमरी विधानसभा में पूरा हेमंत कैबिनेट चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। अगर सरकार में डुमरी विधानसभा में थोड़ा सा भी काम किया होता तो आज पूरे कैबिनेट को चुनाव प्रचार में लगने की जरूरत नहीं होती। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।